आज हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो देखो, जो हमारा जब यूरिन बनेगा ना तो उसके अंदर 3 मेन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम में लिखेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से होगा, वैसे भी हमें समझना है। तो देखो, जब हमारे पास में यूरिन की फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप हमारा कहलाता है वो होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यानी कि जो फिल्ट्रेशन कौन करता है, ग्लोमेरुलस करता है। ग्लोमेरुल क्या होता है, बॉमेन कैप्सूल क्या होता है, हमारे पास में रेनल टिब्यूल्स क्या होते हैं, ये सब हम इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर कर चुके हैं। वहाँ पे बिल्कुल हमने बेसिक से देखा हुआ है कि किसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो पहला क्या है हमारे पास में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है हमारे पास में। ठीक है, अच्छा, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ही हम एक नाम और दे देते हैं जिसका नाम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक एक स्टेप को भी हम पढ़ेंगे। अब देखो, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ना, इसके अंदर मेन क्या चलेगा, सब कुछ कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज थी, यानी कि हमारे पास में क्या था, जो ग्लोमेरुल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होंगी उनका मेन फंक्शन होता है इसके अंदर सब कुछ। ठीक है, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था ना कि देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या बनाया था, एक बॉमेन कैप्सूल बनाया था। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक आपकी इस तरीके से यहाँ से एफरेंट आर्टरियोल आ रही होगी, एक यहाँ से इफरेंट आर्टरियोल जाएगी, और बीच में आपका यहाँ पे क्या बन रहा था, एक ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क था जिसको हमने क्या बोल दिया था, ग्लोमेरुलस बोल दिया था हमने। ग्लोमेरुलस बोला था हमने इसको, किसको, जो ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क था। बेसिकली ग्लोमेरुलस होता क्या है, जो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है वो एक गुच्छे की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुल्स बोल देते हैं। और ये कैपिलरीज इस ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेजेंट है तो हमने इनको नाम दे दिया ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखो, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक क्या होता है हमारे पास में, जो यहाँ पर लेकर आती है हमारे पास में ब्लड को, उसको हमने बोला था एफरेंट आर्टरियोल बोला था। और जो आपकी आर्टरी यहाँ से ब्लड को लेकर जाएगी उसको हमने क्या नाम दे दिया था, इफरेंट आर्टरियोल हमने नाम दे दिया था। ठीक है, हमने क्या, जो लेबलिंग पहले से थी। अब इसके साइड में यहाँ पर क्या प्रेजेंट था हमारे पास में, इस तरीके का एक कप शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको हमने नाम क्या दिया था, बॉमेन कैप्सूल हमने इसको नाम दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन लॉजिक बनता है वो ये बनता है, फर्स्ट स्टेप हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो ब्लड आ रहा होता है ना यहाँ पर एफरेंट आर्टरियोल से, वो ब्लड बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर से आ रहा होता है आपके पास में। ठीक है, यहाँ से हाई प्रेशर के अंदर यहाँ पर ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस के अंदर। अब हमें पता है कि यहाँ से छलकर सब कुछ नीचे जाता है, एक छलनी का काम करता है ना हमारे पास में। अब देखो, छलनी के अंदर मान लिया हम चाय छान रहे हैं तो जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो तो छलनी के ऊपर रह जाएंगे, और जो भी आपका क्या होगा, स्मॉल सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे या फिर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे हमारे ब्लड के अंदर, जो ग्लूकोज होगा हमारे पास में, मिनरल्स होंगे, वो सब हमारे क्या आ जाएंगे, आयंस वगैरह नीचे छन के नीचे आ जाते हैं, जैसे चाय छन के नीचे आ जाती है। तो ऐसा आप मान सकते हो कि ऊपर तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, छन्नी के ऊपर, जो कि किडनी में क्या है, ग्लोमेरुलस है, लार्ज सोल्यूट पार्टिकल्स, और नीचे आपके पास में जो छन कर नीचे आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं ना। तो हमारे यहाँ पर जो बॉमेन कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट आता है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर हमारे आयन्स होते हैं, जैसे सोडियम आयन हो गया, क्लियर दिख नहीं रहा होगा ना। अब मैं बताऊंगी कि कौन कौन से हमारे पास में यहाँ पर आते हैं फिल्ट्रेट के अंदर। ठीक है, अभी तक हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे कि एफरेंट आर्टरियोल से जो ब्लड आ रहा था वो आ रहा था हमारा हाई प्रेशर के ऊपर। अब यहाँ पर कोई भी चीज हाई प्रेशर से आ रही होगी तो नीचे तो लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में अपने आप फिल्ट्रेशन हो जाएगी हमारे पास में। यानी कोई चीज ऊपर हाई प्रेशर से आ रही है और नीचे कम प्रेशर है, अब मतलब पानी है सपोज, ऊपर से नीचे गिर रहा है हाई प्रेशर से, तो अपने आप वो नीचे आ रहा है, हमें कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ रही ना। तो ठीक यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे हाई प्रेशर के अंदर ब्लड फ्लो करने की वजह से आपका जो फिल्ट्रेशन होता है उसको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है ये क्या होती है, बिल्कुल पैसिव प्रोसेस होती है, यानी कि विदाउट द नीड ऑफ एनर्जी होती है, यहाँ पर कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ तक की बात।
अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर से, जो कि यूरिन के फॉर्मेशन का क्या है, हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब चलते हैं हम आगे थोड़ा सा इससे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के हम एक दो पॉइंट यहाँ पर और क्लियरिटी से देखते हैं। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा मेन की, देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि हाई प्रेशर से क्या कर रहा था, हमारे पास में ब्लड फ्लो कर रहा था, किसके अंदर? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर, यानी कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा था। और नीचे बोमेन कैप्सूल के अंदर आपका क्या था, यहाँ पे लो प्रेशर था, किसके अंदर? बोमेन कैप्सूल के अंदर। इसीलिए यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, फिल्ट्रेशन हो जाएगी विदाउट द नीड ऑफ एनर्जी। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर लार्ज सोल्यूट तो ऊपर ही रह जाएंगे हमारे पास में ग्लोमेरुलस के अंदर। अब नीचे बोमेन कैप्सूल के अंदर जो आपके पास छनकर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पहली बात तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, फिल्ट्रेट आप बोल देंगे। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर होगा क्या क्या? अब मान लिया, वैसे तो हम क्या देखते हैं, नेफ्रॉन के अंदर आ गया, यानी किडनी का क्या काम है? वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। पर जो भी इसमें से छनकर नीचे आया है हमारे पास में बोमेन कैप्सूल के अंदर, सब वेस्ट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आयंस और मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं। यानी कि हमारे इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, क्लोरीन आयन हो गया, फॉस्फेट आयन हो गए हमारे पास में, बाइकार्बोनेट आयन हो गए हमारे पास में। और क्या होता है, इसके अंदर मिनरल्स भी आते हैं हमारे पास में छनकर, ग्लूकोज भी आता है हमारे पास में, हार्मोन्स भी आते हैं। तो सब इसके अंदर क्या हो जाते हैं, फिल्टर होकर ही तो आते हैं। हार्मोन्स क्या है, प्रोटीनेशियस नेचर के ही तो है हमारे पास में। ठीक है, तो ये सब कुछ छन के नीचे आ जाता है। और कुछ यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट पार्टिकल भी आते हैं, यानी कि यूरिया हो गया, या फिर जो यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट ही तो है हमारी बॉडी के अंदर। और कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स भी आते हैं। तो हमें तो क्या करना है, हमें तो सिर्फ इन अनवांटेड पार्टिकल्स को बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि होगा क्या। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर तो सिर्फ इतना ही था कि एक पैसिव प्रोसेस है, और आपके पास में यहाँ पर नीचे यानी कि बोमेन कैप्सूल के अंदर अभी भी ये सारे के सारे आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया क्या होंगे आपके, अभी भी होंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया हमारे पास में। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारे पास में, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम रेनल अब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हमारे पास में। अब हम चलते हैं आगे, सॉरी रेनल अब्जॉर्प्शन नहीं, इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हम चलते हैं सेकंड स्टेप की। तो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, आता है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी हम सिलेक्ट कर करके चीजों को अलग निकाल लेंगे। या फिर इसको हम मेन क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि जो जो हमने टिब्यूल्स पढ़े थे उनके अंदर कैसे सब कुछ रीअब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि वापस हमें सब कुछ कैसे मिलेगा, जो यूजफुल चीजें भी नीचे चली गई थी। तो हमारा जो नीचे फिल्ट्रेट आया उसमें से 99% सब कुछ क्या हो जाता है, वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये रीअब्जॉर्ब कराता कौन कौन है, अब हमें देखनी है ये वाली चीजें। ठीक है, अब देखो कौन कौन रीअब्जॉर्ब कराएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास में आता है, जिसमें ए करके लिख देती हूँ, ये आता है हमारे पास में पीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। देखो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, अब मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ वहां पर क्या है। एक होता है पीसीटी, फिर हमारे पास में आती है लूप ऑफ हेनले, एंड उसके बाद में क्या आती है, डीसीटी आती है हमारे पास में, यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। एक एक का देखेंगे क्या होता है। पहले एक डायग्राम हम देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप हम पढ़ रहे हैं कौन सा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन यूरिन के फॉर्मेशन के अंदर। देखो चलते हैं आगे।
क्या होगा हमारे पास में आगे? तो चलते हैं। हाँ, डायग्राम बता रही थी ना मैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से था हमारे पास में। यहाँ पे तो क्या था हमारे पास में, ग्लोमेरुलस बन रहा था, ये बन गया था बीच में ग्लोमेरुलस। नीचे क्या था हमारे पास में, ये बॉमेन कैप्सूल था, ये बॉमेन कैप्सूल आगे जा रहा था। अब ये बॉमेन कैप्सूल के अंदर स्टार्टिंग में आता है इस तरीके का एक कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर, फिर नीचे इस तरीके का एक हेयर पिन यू शेप का स्ट्रक्चर आता है हमारे पास में, फिर ये ऊपर वापस इस तरीके से कॉइल हो जाती है और आगे जाती है ज्वाइन हो जाती है इस तरीके के डक्ट के साथ में। ठीक है, अब ये है क्या सब, देखो जो सबसे पहले वोमेन कैप्सूल से नीचे जुड़ते ही आई ये थी हमारे पास में पीसीटी, यानी जो इस तरीके का एक कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है पीसीटी। पीसीटी मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, जो नीचे ये हेयर पिन लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारी कहलाती है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। जो लूप ऑफ हेनले आपको से नीचे की साइड जाती दिखाई दे रही है इसको तो हमने नाम दे दिया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जो उधर ऊपर की साइड जा रही है उसको हमने क्या नाम दे दिया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये ऊपर की साइड जा रही थी, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इधर यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, इसको ऊपर जाते हुए को हमने क्या नाम दे दिया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब फिर से ये कॉइल का स्ट्रक्चर आया, यानी इस तरीके का जिगजैग सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना हमको, थोड़ा और क्लियर बना देती हूँ इस तरीके का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। और जो लास्ट में इस तरीके का ये दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग टिब्यूल से बना होगा, कलेक्टिंग डक्ट हो गया हमारे पास में। अब क्या होता है इसमें तो सारा का सारा ये फिल्ट्रेट बिल्कुल ये मूव करके यहाँ तक जाएगा। अब क्या होता है, अब मान लिया, ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या है हमारे पास में, एक तरीके का सेल ही तो है ना। और इस सेल की जो ये मेम्ब्रेन है, ये आउटर वाली जो लेयर दिखाई दे रही है सब मेम्ब्रेन ही तो है। अब ये मेम्ब्रेन क्या होती है, अलग अलग पॉइंट पे, मान ले यहाँ से यहाँ तक सिर्फ पीसीटी के बारे में अगर मैं देखूँ तो ये ना परमिएबल होती है कुछ चीजों के लिए। परमिएबल का मतलब कि इसमें से ना मूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लिया सोडियम पोटाशियम आयन मूव कर रहे थे तो ये वॉल ना परमिएबल होती है, मतलब इससे सोडियम और पोटाशियम आयन बाहर जा सकते हैं। ठीक है, और कुछ इससे अंदर भी आ सकते हैं हमारे पास में, आयन हो गया, वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, जो भी है आपके पास में। यानी कि जो ये पूरा का पूरा में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसके आसपास में भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब ये तो पूरा का पूरा नेफ्रॉन हो गया, इसके साइड में जो खाली जगह होगी यहाँ भी तो कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा ना, उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या ब्लड प्लाज्मा हम बोल रहे हैं यहाँ पे। तो उसके साथ में क्या होता है, इनका एक्सचेंज होता रहता है हमारे पास में। ठीक है, यूँ मान लो कि ये समुंदर सा है, उसके अंदर कुछ ये ऐसा प्रेजेंट है कि जिसमें से अंदर से कुछ बाहर जा सकता है, बाहर से कुछ अंदर जा सकता है, मतलब ऐसे करके समझ लो। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पर क्या होता रहता है, एक्सचेंज होता रहता है चीजों का। ठीक है, पढ़ेंगे हम कौन कौन सी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब एक एक करके पढ़ेंगे तो मैं क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम लेके चलते हैं पीसीटी। अब जो हमने तीन चीजें पढ़ी ना, पीसीटी, डीसीटी और हेनले, लूप ऑफ हेनले, ये सब हमारे पास में किसका पार्ट है, हमारे पास में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर सबसे पहला क्या दे रखा था, पीसीटी। पीसीटी मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो मैंने बोला था कि 99% जितना भी फिल्ट्रेट होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसमें से जो आपका 70 to 75% होता है वो कौन रीअब्जॉर्ब कराता है, हमारा पीसीटी रीअब्जॉर्ब हमारा कराता है। सॉरी 70 to 75%, 65 to 70%, 70% आप बोल सकते हो। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, मोस्टली स्टैंडर्ड के अंदर 65% मिलता है, तो हम ये लिख लेते हैं कि कितना करता है ये रीअब्जॉर्ब, अप्रॉक्स 65%, तो ये पीसीटी ही रीअब्जॉर्ब करने वाला है। यानी कि अगर पूछे कि ट्यूब्यूल्स में से मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब कौन करेगा, तो हमारा करेगा पीसीटी, यानी कि जितना भी आपका फिल्ट्रेट है उसमें मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कौन कराएगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है,
पीसीटी क्या कराता है, अब इसके अंदर ना कुछ आयंस तो आपके या कुछ चीजें तो क्या होंगी एनर्जी के साथ में, यानी उनको एनर्जी चाहिए कि एब्जॉर्ब होने के लिए। मैंने बोला था कि फिल्ट्रेट उस ट्यूब के अंदर से फ्लो करेगा, जो हमारी जो ग्लोबोमन क्या जो नेफ्रॉन था उसके अंदर से फिल्ट्रेट क्या कर रहा है आपका, मूव कर रहा है। अब उसमें से कुछ चीजें तो बाहर जाएंगी, कुछ चीजें अंदर आएंगी, वो हम पूरा का पूरा देखेंगे। और लास्ट में उस पूरी ट्यूब में से जब आपका जो फिल्ट्रेट है वो निकल के बाहर कलेक्टिंग डक्ट तक जाएगा, तब वो यूरिन कहलाएगा, उससे पहले नहीं। ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास में कुछ चीजें एब्जॉर्ब होती हैं हमारे पास में एक्टिव एब्जॉर्प्शन से, यानी जिनको एनर्जी चाहिए होती है। तो जैसे हमारे पास में जो सोडियम एंड पोटेशियम आयंस होते हैं, सोडियम और पोटेशियम आयन एब्जॉर्ब होते हैं हमारे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। किससे एब्जॉर्ब होते हैं हमारे पास में, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ये क्या होते हैं हमारे पास में, रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, इससे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हमारे पास में क्या हो गई, ये रीअब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, यहाँ तक की बात। उसके बाद में फिर हमारे पास में क्या आता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। उसके बाद में हमारे पास में आता है ग्लूकोज। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास में, ग्लूकोज आ गया। और है क्या है हमारे पास में, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होती है, प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट। तो हमारे पास में जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड है ये रीअब्जॉर्ब होते हैं हमारे पास में। रीअब्जॉर्ब क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि एब्जॉर्ब तो ऑलरेडी पहले बॉडी में हो चुके होंगे जब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हुई होगी। यहाँ तो वो वापस आ गए थे, हम उन्हें वापस लेकर जा रहे हैं मतलब की। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव बोला है यानी कि एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। सोडियम पोटेशियम आयन हो गए, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया। ठीक है, हमारे पास में यहाँ तक की बात क्लियर होगी। उसके बाद में हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर वाटर आएगा हमारे पास में। वाटर भी तो रीअब्सॉर्ब कराना है, तो जो आपका वाटर होता है यानी कि H2O, वाटर आपका रीअब्सॉर्ब होता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू। अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस को तो कोई एनर्जी चाहिए नहीं होती, तो पैसिव प्रोसेस है ना। कैसे होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, यानी जहां ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उस साइड। किसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूट, समझाऊंगी भी कैसे। ठीक है, वाटर हो गया। उसके बाद में जो क्लोराइड आयंस हो गए और जो आपके पास में यूरिया हो गया। यूरिया पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता यूरिन में से, कुछ परसेंट ही क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है। क्लोरीन आयन हो गया, यूरिया हो गया, या फिर जो अदर सॉल्यूट्स हो गए आपके पास में, वो किस चीज से आपके रीअब्सॉर्ब होते हैं, वो सब रीअब्सॉर्ब होते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस से। ठीक है, डिफ्यूजन मोस्टली, ठीक है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से होते हैं हमारे पास में। वाटर ऑस्मोसिस की प्रोसेस से होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब हम चलते हैं आगे। अब ये सब कुछ तो यहाँ पर हो गया हमारे पास में। दो चीजें ऐसी होती हैं जो कभी भी हमारे ना रीअब्सॉर्ब नहीं होती। कौन सी वो दो चीजें होती हैं, एक तो सल्फेट आयंस और एक आता केराटिनिन। केराटिनिन और सल्फेट आयंस कभी भी रीअब्सॉर्ब नहीं होते यूरिन में से, मतलब जो हमारा फिल्ट्रेट निकल कर आएगा उसमें से। कौन से दो रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे हमारे पास में, ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे कि पीसीटी ने क्या क्या कराया। तो पीसीटी में क्या चीजें कभी, मतलब वैसे भी पूरे के अंदर से कौन सी दो चीजें नहीं रीअब्सॉर्ब होंगी फिल्ट्रेट में से, एक तो हमारे सल्फेट आयंस और दूसरा हमारे पास में क्या है, केराटिनिन है। जब यूरिन का टेस्ट कराते हैं ना, केराटिनिन का लेवल भी चेक किया जाता है। ठीक है, तो सल्फेट आयंस और केराटिनिन कभी भी रीअब्सॉर्ब नहीं होते हमारे पास में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या आएगा हमारे पास में, लूपोफेनले आएगा। ठीक है, अब लूपोफेनले के अंदर हमने दो पार्ट पढ़े थे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट। लूपोफेनले के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी। एक हमारे पास पहले नीचे की साइड जा रही थी, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं डिसेंडिंग लूपोफेनले। ये डिसेंडिंग लूपोफेनले होती है ना, ये क्या करती है, डिसेंडिंग लूपोफेनले पे ध्यान से देखना कि ये वाटर का रीअब्सॉर्प्शन तो कराती है, लेकिन सोडियम पोटेशियम आयंस का रीअब्सॉर्प्शन नहीं कराती। सोडियम पोटेशियम से भी ज्यादा क्या है, सोडियम आयंस का रीअब्सॉर्प्शन नहीं कराती है। यानी जो डिसेंडिंग लूपोफेनले है ये क्या कराएगी हमारे पास में, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन तो ये कराएगी, लेकिन सोडियम आयंस का रीअब्सॉर्प्शन ये नहीं कराती है।
इसका नहीं कराती है सोडियम आयंस का। यहाँ तक की बात क्लियर होगी हमारे पास में इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब मान लिया, अब एक चीज को समझ के देखते हैं कि इस तरीके से थी हमारे पास में लूप ऑफ हेनले कुछ, ठीक है, इसके अंदर से यहाँ पे फिल्ट्रेट मूव कर रहा होगा। अब जो इसकी जो वॉल्व है ना, जैसे पीसीटी के अंदर वॉल्व परमेएबल थी, किसके अंदर, सारे के सारे आयंस के अंदर जो हमने पढ़ा, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, उन सब के लिए परमेएबल थी। परमेएबल थी मतलब कि यहाँ से वो सब चीजें बाहर जा पा रही थी। अब जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले यानी जो ये वाला सेक्शन आएगा, इससे जो वाटर है आपका वो तो बाहर आ पाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, लेकिन जो ये सोडियम आयंस हैं ये बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब हमें ये पता है सोडियम आयंस यानी कि सॉल्ट का एक तरीके से पार्ट हो गया। ठीक है, तो देखो, अगर किसी चीज से अगर अंदर के फिल्ट्रेट से वाटर बाहर आ जाए लेकिन सॉल्ट वगैरह बाहर ना आ पाए तो क्या होगी, वो चीज कंसंट्रेटेड हो जाएगी ना हमारे पास में। ठीक है, कोई चीज डाइल्यूट क्यों होती है, जब उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखो, अब यहाँ से क्या वो वाटर बाहर निकल गया, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले थी इसके अंदर हमारा यूरिन कैसा हो गया होगा, ये बोल सकती हूँ ना कि हमारा यूरिन यहाँ पर हाइपरटोनिक हो गया होगा। कैसा यूरिन यहाँ पर, यानी कि जो यूरिन अभी नहीं बोलूंगी, यूरिन तो बिल्कुल लास्ट में बोल लेंगे जब सब कुछ रीअब्सॉर्ब हो चुका होगा। तो यहाँ पर जो हमारा फिल्ट्रेट है वो कैसा हो चुका होगा, हाइपरटोनिक। कैसा हो चुका होगा हमारा फिल्ट्रेट यहाँ पर, हाइपरटोनिक। पूरे के अंदर फिल्ट्रेट ही तो बोलेंगे ना, जो ऊपर से छन के आया वही चल रहा है। तो हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट बोलते हैं किसके कंपैरिजन में हाइपरटोनिक है, जो बाहर ब्लड प्लाज्मा है हमारे पास उसके कंपैरिजन में, यानी जो इसके साइड में जो सब कुछ प्रेजेंट होगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ तक की बात। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का इतना ही रोल था। उसके बाद में आती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में इसका उल्टा काम होता है हमारे पास में। हाँ, एक चीज और याद रखना कि जो आपके पास में पीसीटी और हमने जो पीसीटी पढ़ी थी ना, उसके अंदर यूरिन आइसोटोनिक होता है ब्लड प्लाज्मा, यानी कि उसकी अगर हम इस वाले यहाँ पर हम जो हमारे पास इस तरीके से थी ना ये पीसीटी, तो इसके अंदर अगर हम फिल्ट्रेट देखें और उसके बाहर देखें तो वो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं, ना हाइपरटोनिक ना हाइपोटोनिक। पीसीटी में और डीसीटी में भी आइसोटोनिक होता है। ठीक है, ये जो हाइपर एंड हाइपोटोनिक होता है सिर्फ लूप ऑफ हेनले के अंदर ही चलता है। ठीक है, अच्छा, अब हम किसके ऊपर आगे, हम आगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या होता है कि अब ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराती, ये वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो नहीं कराएगी। यहाँ किसका एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर होगा हमारा सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे सोडियम आयंस बाहर जा रहे हैं, यानी वॉल किसके लिए परमेएबल है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की, सोडियम आयंस के लिए। और वाटर यहाँ पर क्या नहीं जा रहा आपका, बाहर नहीं जा रहा है, यानी सोडियम और पोटेशियम आयंस। तो अब यहाँ पे देखो अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा, तो यहाँ पर जो यूरिन बनेगा हम, यानी यहाँ पर जो हमारा फिल्ट्रेट बनेगा वो फिल्ट्रेट हमारा कैसे बनेगा, हमारे पास में हाइपोटोनिक हो जाएगा। कैसा फिल्ट्रेट हो जाएगा हमारे पास में, वो हाइपोटोनिक फिल्ट्रेट हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे लूप ऑफ हेनले से काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसमें एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे चलती है, मतलब कि पैरेलल चलती है एक तरीके से। जो ये हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले रिलीज करेगा आउटसाइड में, उसे फासा रेक्टा एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इनके अल्टरनेटिव चलते हैं हमारे पास, उसको अलग से देखेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर होगी कि लूप ऑफ हेनले क्या करेगा। अब लूप ऑफ हेनले से ऐसे जब हम ऊपर की साइड जा रहे थे तो आया था डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब वो क्या करेगा, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। 3 पार्ट थे ना ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के अंदर, फिर आ जाता है हमारे पास में डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ आ गया हमारे पास में डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो जो आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है ना, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है ज्यादातर। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हमारा क्या कराएगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कराएगा। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन एक आएगा आपके पास में यहाँ पर, उसकी प्रेजेंस में सोडियम आयंस की क्या कराएगा, उसकी भी हमारे पास में क्या कराएगा, ये रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। यहाँ तक की बात क्लियर होगी हमारे पास में। ठीक है, अब हम 2 चीजों की बात कर रहे थे, एक तो एडीएच की और एक एल्डोस्टेरोन की। उनका मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बाकी अलग से भी हम पढ़ेंगे। एक एडीएच का पढ़ेंगे, एक रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पढ़ेंगे और एक एल्डोस्टेरोन का पढ़ेंगे।
ठीक है। हाँ, और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर ना दो आते हैं आपके पास में, एक आएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच, जो क्या कराता है हमारे पास में, ये एडीएच कराता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास में, ठीक है। और एक आएगा आपके पास में एल्डोस्टेरोन, जो ये एल्डोस्टेरोन होगा ना, ये कराता है सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन, ये कराता है सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि इस एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक यानी वो क्या कराएगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा फिल्ट्रेट से, तो फिल्ट्रेट कैसा बन जाएगा आपका, हाइपरटोनिक, क्योंकि वाटर को तो अब्जॉर्ब करा लिया, और अंदर क्या है, फिल्ट्रेट तो सीधा बाहर जाना है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो हमारे पास में डीसीपी किसके अंदर काम कराता है, इसके ऊपर एडीएच और एल्डोस्टेरोन हार्मोन के अंदर ये क्या करता है, आगे काम कराता है हमारे पास में, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन तो कौन करा चुका, पीसीटी करा चुका, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये स्टेप भी पूरा हो गया, कौन सा, जहाँ पर था हमारे पास में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, यहाँ तक की बात। हाँ, मेन जो आपके पास में जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, यानी सॉरी एल्डोस्टेरोन ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ये एक तो आपका डीसीटी के ऊपर काम करता है, और डीसीटी से आगे जुड़ी हुई होती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, उसके ऊपर ये काम करता है, इन दोनों के ऊपर काम करता है, और क्या कराता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। यानी जो मोस्टली आपका जो डीसीटी होगा वो किसके अंदर इन्वॉल्व होगा, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के अंदर, भाई हमारी बॉडी से एक्सेस में वाटर बाहर ना निकल कर आए, ठीक है। क्योंकि एक्सेस में वाटर बाहर निकलेगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है, उसमें इंसान को बार बार प्यास लगती है, ठीक है, क्योंकि बार बार एक्सेस क्योंकि क्या होता है उसके अंदर, उस इंसान को ना बार बार यूरिन आता है, यूरिन आएगा तो बॉडी के अंदर पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो अब वो जो आपका पानी बाहर जा रहा है बॉडी से वो ना जा पाए, उसके ऊपर कौन काम करता है, ये एडीएच काम करता है, ठीक है। इनके ये भी देखेंगे कौन से पार्ट से क्या रिलीज होता है। अब हमारे पास में लास्ट जो थर्ड स्टेप आता है उसको हम बोलते हैं ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। तो थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास में, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन यानी कि जो आपके ट्यूब्यूल्स थे ये भी कुछ सिक्रीट करेंगे। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है कि अब हमने मोस्टली तो सारे के सारे देख लिए कि भाई कहाँ से आपका ग्लूकोज आयन कौन रीअब्सॉर्ब कराएगा, सॉरी ग्लूकोज कौन अब्सॉर्ब कराएगा, अमीनो एसिड आयंस को कौन रीअब्सॉर्ब कराएगा। अब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ सॉल्यूट्स हैं, मान लिया आपने कोई मेडिसिन ली, ठीक है, अब उसके अंदर तो अलग अलग सॉल्ट्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, उनको ना जो हमारे पीसीटी टीसीटी वगैरह थी ये रीअब्सॉर्ब नहीं करा सकते, या फिर उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम ये नहीं करा सकते हैं, जो ऊपर वाले हमने पढ़े थे। तो वहाँ कौन काम करता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या काम करता है, यानी कि जो केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर या जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा पाए ऊपर वाली दोनों प्रोसेस से कुछ सोल्यूट, इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, सम केमिकल्स एंड सोल्यूट्स हम वर्ड यूज करते हैं। सम केमिकल्स एंड सोल्यूट हमारे पास में यहाँ पर आएंगे जो बॉडी से रिमूव नहीं हो पाए थे, उनको कौन रिमूव कराएगा, ये ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसके बारे में सिर्फ इतना ही है हमारे पास में, ठीक है। तो अब इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है।